गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस बड़े इंपॉर्टेंट सेशन में। जय श्री श्याम, जय जिनेन्द्र, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। अगेन इस सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स भी देख सकते हो। गुड मॉर्निंग बडी, गुड मॉर्निंग। तो इस सीरीज के अंदर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज के अंदर हम बेसिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि बोर मॉडल डिस्कस कर चुके हैं, मैटर वेव का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका जो लास्ट पार्ट है, जिस पर एटम एंड न्यूक्लियर का लास्ट पार्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको कहते हैं, जो कि फिजिक्स के परस्पेक्टिव से अगेन बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, वो डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर को वो सारे स्टूडेंट देख सकते हैं जो नीट और जेई दोनों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में लगभग अगर आप देखेंगे जेई मेन का सिलेबस सेम है। हम लगभग सारे कॉन्सेप्ट लेकर के चलेंगे और साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चन जो प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं, और उसी के साथ पीवाईक्यूज भी हम लेकर के चलेंगे, कुछ जेई मेन के जो कि नीट में आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं और नीट के पीवाईक्यूज तो करने ही वाले हैं। वो सारे स्टूडेंट जो कि 12th पास कर चुके हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, जिनका ये चैप्टर हो चुका है, वो उसको स्टडी कर सकते हैं। भले आपने बोर्ड लेवल की तैयारी करी हो, तब भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअली तो सब चीज़ें सेम ही हैं। तो आप चाहे नीट के स्टूडेंट हैं, चाहे जेई मेन के स्टूडेंट हैं, चाहे आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, आप सब इस लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम पहले सारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट लेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर एंड में पीवाईक्यूज और बाकी अलग तरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हट गई है, जो कि थी रेडियो एक्टिविटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाते थे वो रेडियो एक्टिविटी से पूछे जाते थे, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी बोले, उन लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट जो कि रेडियो एक्टिविटी अच्छे से जानते हैं, न्यूमेरिकल करना पसंद करते हैं, या उनके लिए बढ़िया हो गया, जिनको लॉग वॉग से डर लगता है उनके लिए रेडियो एक्टिविटी हट गया है। तो बाकी क्या क्या टॉपिक्स बचते हैं, तो बहुत ज्यादा मसाला इस चैप्टर में बचता नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। कुछ फ्यूअर कॉन्सेप्ट्स बचे हैं जिन पर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ईशान कह रहे हैं कि मैंने चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो मैं भी देख सकता हूं कि अब कोशिश करो दोस्त, कोशिश तो हम बेसिक से लेकर के चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप दोबारा पढ़ने का आपके पास टाइम भी नहीं है, तो हमारे साथ साथ चलिएगा, जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है उनको पकड़ के चलिएगा। आप लगभग सारी चीजें, मुझे उम्मीद है, कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करें आज के लेक्चर को। हाँ बिल्कुल ईशान, वीडियो देख सकते हो आप, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे बेसिक चीज से, वो है एटम के अंदर की एक कहानी। एटम के आसपास हमने बोला एटम के कई सारे स्ट्रक्चर पढ़े, ठीक है। जो अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें हम ये मान के चलते हैं, सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज द एस्टैब्लिश्ड मॉडल। अब अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, दोस्तों, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें हैं, तो न्यूक्लियस कंप्राइजेज ऑफ टू थिंग्स, वन इज न्यूट्रॉन्स, वन आर प्रोटॉन्स, ठीक है। दो तरह के हम बोलते हैं कि एलिमेंट्स अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एक कि न्यूट्रॉन्स और इसी के साथ साथ कुछ प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, एज यू नो, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 के बराबर हम बोलते हैं इसमें पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन एक हम बोलते हैं कि चार्जलेस पार्टिकल है, और इसका मास अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के बराबर होता है, स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका बड़ा इंपैक्ट है, बट हम लगभग मानते हैं कि प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। अब अगर एक न्यूक्लियस की बात करें, क्योंकि हम न्यूक्लियर पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो सिर्फ हम न्यूक्लियस के अंदर ही बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। आउटसाइड इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन हटा करके जो बचा वो न्यूक्लियस बचा। तो अगर हम जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस की जब आप बात करते हो, जैसे बोल सकते हैं कि ये एक तरह से एक एटम का स्ट्रक्चर है, आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और बीच में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी न्यूक्लियाइड का रिप्रेजेंटेशन लिखते हो, तो आप उसको इस तरह से लिखते हो जेड एक्स से, जहां पर जेड क्या होता है, व्हाट डज जेड डिफाइन, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर सिग्निफाई, तो दिस सिग्निफाइज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
और अगर एक न्यूट्रल एटम होगा तो इसी का नंबर बेसिकली इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी। ठीक है, वहीं यहां पर ये जो दूसरा टर्म है ए, इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है, इसको मास नंबर कहते हैं या एटॉमिक मास कहते हैं। और ये बेसिकली कंप्राइज करता है किससे, दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स। कितने न्यूक्लियाइड्स हैं एक एटम के अंदर, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स मतलब न्यूक्लियाइड कौन, न्यूक्लियाइड मतलब न्यूक्लियस के वासी। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो एक तो प्रोटॉन्स रहते हैं, दूसरे दूसरे न्यूट्रॉन्स रहते हैं। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं है इसलिए मैंने खाली कर दिया उसको, n0 कर दिया एक तरह से। ठीक है, इसको आप 1n0 भी लिख सकते हो, इसको 1p1 भी लिख सकते हो। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो आप इसी तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ZXA मतलब Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ए मास नंबर या एटॉमिक मास, इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ये नंबर बेसिकली हमें ए और Z के बारे में बात करता है। अब अगर हम जब भी किसी एटम के न्यूक्लियस की बात करते हैं, जिसको हम Z एक्सिस से सिग्निफाई कर रहे हैं, तो हम कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर आइसोटोप्स, तो हम बोलते हैं जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स अलग होता है, ऐसो को हम बेसिकली क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। आइसोबार्स किनको कहते हैं, जिनके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि Z अलग है लेकिन A सेम है, ऐसो को हम आइसोबार्स कहते हैं। ऐसी हम बोल सकते हैं कि आइसोटोन्स कौन होते हैं, तो आइसोटोन्स वो चीज है जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए आइसोटोन, आइसो मतलब सेम, तो जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है ऐसो को हम आइसोटोन कहते हैं। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी यूज करी जा सकती है, इन पे क्वेश्चन आ सकता है, आइसोबार क्या है, आइसो टोप क्या है, या आइसोटोन क्या है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है मतलब आइसोटोप है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है मतलब आइसोटोन है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन सेम है तो आइसोबार है। ठीक है, समझ में आ जाती है बात, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है। अब जब भी हम किसी न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेरिकल शेप रखता है। ऑन एन एवरेज हम उसको एक स्फेयर जैसा शेप मानते हैं। वसीम क्या कह रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियेट्स और न्यूक्लियॉन सेम ही भाई। ठीक है, न्यूक्लियेट्स मतलब न्यूक्लियस की वासी, सेम न्यूक्लियॉन्स के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो भी न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसको न्यूक्लियेट कहते हैं या न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो एक स्फेरिकल शेप का है, तो उसको एक स्फेयर से हम समझें तो उसका रेडियस क्या होगा। एक होता है एटॉमिक रेडियस, किसी ऑर्बिट का रेडियस जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, एक होता है न्यूक्लियस का रेडियस। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर इस साल जेईई मेन में हर शिफ्ट में क्वेश्चन था लगभग, कि जो रेडियस होता है वो कुछ R0 जो कि एक कांस्टेंट है इनटू A⁴ होता है। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.2 फेम्टोमीटर होती है लगभग, और या फिर 1.2 × 10⁻⁻15 कह सकते हैं। और A जो है A क्या है, A मास नंबर है। ठीक है, एंड R0 सबके लिए सेम है, एंड R क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के क्यूब रूट के। मतलब अगर मास नंबर अगर क्यूब होगा, जैसे अगर एक का मास नंबर हम बोलते हैं 3 है और एक का मास नंबर 27 है, तो दोनों के रेडियस में क्या रिलेशनशिप होगा, तो हम बोल सकते हैं कि अगर आप कंपेयर करना चाहो तो इसका जो रेडियस होगा R1 वो होगा R0 एक 3⁻⁻⁰, और जिसका 27 है इसका रेडियस क्या होगा, इसका हो जाएगा R0 × 27⁻⁻3। राइट, तो हम बोल सकते हैं मतलब R2 जो होगा, R2/R1 अगर अपन रेशियो ले ले तो वो 27⁻⁻3 मतलब 3 बन गया, अपॉन 3⁻⁻3 मतलब ये क्या बन गया, 3⁻2/3। तो जो सेकेंड न्यूक्लियस होगा हम बोल सकते हैं उसका
जो रेडियस है वो पहले के रेडियस के कंपैरिजन में कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 की पावर 2/3 टाइम्स हो जाएगा। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था जो इस साल नीट के अंदर, जेईई मेन के अंदर माफी चाहूंगा, लगातार पूछा जा रहा था। एंड कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा अगर इससे मिलता जुलता सवाल इस साल नीट में भी आ जाए, या जेईई मेन की सेकंड शिफ्ट में भी वापस से इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था रेडियो एक्टिविटी, वो हट गया है जेईई मेन और नीट के सिलेबस। तो इसीलिए इस पर पूछे जाने के जो चांसेस है वो ज्यादा है। ठीक है गाइस, बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरा टर्म जो हम डिफाइन करते हैं इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। इसको अगर मैं टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या चाहूं तो रो से रिप्रेजेंट करता हूं। अब न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगी? ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यहां पे पेशेंस रखिएगा गाइस। आई होप आपको, भले मैं विजिबल ना हो लेकिन बोर्ड तो विजिबल होगा। तो हम बोलते हैं कि रेडियस जो है वो R0 a की पावर 1/3 के बराबर है। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं कि ये न्यूक्लियस एक स्फेरिकल शेप रखता है, ये न्यूक्लियस अगर एक स्फेरिकल शेप रखता है, तो इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा? अगर हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो 4/3 पाई R क्यूब होगा, राइट? तो हम बोल सकते हैं इसका जो वॉल्यूम होगा वो बेसिकली क्या बन जाएगा, 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। क्यूब कर दिया मैंने R की वैल्यू पुट करके उसका। ठीक है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहां से ये वॉल्यूम बन गया। अब आप इसको देख सकते हैं 4/3 पाई R0 क्यूब तो कांस्टेंट हो गया। तो यहां से बोल सकते हैं मतलब स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मास नंबर के। मतलब मास नंबर डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल होगा। मतलब जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक रेडियाई या माफी चाहूंगा न्यूक्लियर रेडियाई और जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए स्मॉल मास नंबर वालों का साइज भी स्मॉल होगा न्यूक्लियस का, और बड़े मास नंबर वालों का साइज भी बड़ा होगा। साइज के कारण कई प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होगा? तो डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हाँ मेरे दोस्तों, अब मास क्या हो गया? तो मास को तो अपन लिख सकते हैं कि मान लेते हैं इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है लगभग सब दोनों के मासेस सेम है। कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है मिलकर के? ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ए है। मान लेते हैं एक का मास m है, तो ये हम बोल सकते हैं कि टोटल मास होना चाहिए लगभग न्यूक्लियस का। ठीक है, डिवाइड कर देते किससे, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम क्या बन गया? वॉल्यूम बन गया 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। ये लिखा वॉल्यूम अपन ने 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू ए। सॉल्व करने पर इस ए से ये कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया किसके बराबर, 3m अपॉन पाई R0 क्यूब के। सर क्यों दे रहे हो ये जानकारी, क्या काम आएगी? आप एक चीज नोटिस कर सकते हो यहां से, ये जो डेंसिटी है, ये जो डेंसिटी है, ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही। ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब किसी भी तरह का मटेरियल लेंगे अपन, किसी भी तरह का मतलब कोई भी मास नंबर का आप एलिमेंट ले लीजिए, सबकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो सेम आने वाली है। न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब हर एलिमेंट की मास डेंसिटी, हर एलिमेंट की न्यूक्लियस की मास डेंसिटी सेम है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ये अपन ने यहाँ पे स्टैब्लिश कर लिया, याद रखिएगा, ये काम आएगा। कुछ ही गिनी चुनी चीजें जो आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R0 e की पावर 1/3। दूसरा, वॉल्यूम मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। तीसरा, डेंसिटी जो है वो मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। एंड इस डेंसिटी की अगर आप वैल्यू देखोगे तो ये लगभग 2.4 × 10 की पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का, 10 की पावर 17। वेरी 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 हाई। ठीक है, एक न्यूक्लियस की मास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है भाई, मास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे सोच सकते हैं कि इट इज सिमिलर टू अ ब्लैक होल। इसकी मास डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब हर एटम के सेंटर पे
एक छोटा सा ब्लैक होल है जिसका रेडियस लगभग फेम्टोमीटर में है, ठीक है, जिसका रेडियस लगभग कुछ फेम्टोमीटर्स में है, एंड इतनी सी जगह में इतना सारा मास ठूस ठूस के भर रखा है हमने, ठीक है, इसीलिए इसकी मास डेंसिटी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन सर अभी तो शुरू किया है, शुरू करते क्वेश्चन, यही तो ब्यूटी है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर चंद से कंसेप्ट है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसी पर पूछे हुए, इसीलिए इस चैप्टर को करना बड़ा फायदेमंद है, चाहे आप मेंस पर्सपेक्टिव से बात करें चाहे नीट पर्सपेक्टिव से बात करें। क्या दे रखा है देखिए, क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए फटाफट। क्या दे रखा है, टू न्यूक्लियर हैव देयर मास नंबर्स इन द रेशियो 1:3। मास नंबर्स का रेशियो दे रखा है 1:3। द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी, मास नंबर अलग अलग है लेकिन डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर रहा है, न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो अभी हमन ने बात की न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, वेरी गुड वसीम, ठीक है, मास डेंसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 1:1। पता लग गया सर, वाह मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम 13 एल्यूमिनियम 27 has a nuclear radius of 3.6 femtometer, so 32 beryllium 125 would have its radius approximately as, कितना न्यूक्लियर रेडियस होगा टीई का, अगर एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर रेडियस आपको 3.6 फेम्टोमीटर दे रखा है, कर सकते हैं क्या अपन, कर डालो फटाक से, क्या आंसर आना चाहिए। हो गया सॉल्व, सॉल्व भी हो गया है, देखो हमारे साथ मैडम बैठी, उन्होंने तो देखते ही सॉल्व कर दिया, इतनी जल्दी भी मत करो भाई, अच्छा आंसर देख के कर दिया क्या, नहीं वैसे ही कर दिया, कैसे किया, तो सर इसमें क्या है, रेडियस ऑफ टेरिलियम जो होगा वो R0, अभी आपने बताया 125 की पावर 1/3 होगा, R0 a की पावर 1/3, और रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम जो होगा वो भी R0, उसका a है 27 की पावर 1/3, R0 से R0 प्लस, तो रेडियस ऑफ टेरिलियम अपॉन T अपॉन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का रेडियस 3.6 दिया है सर, 125 की पावर 1/3 5 होता है, 27 की 1/3 3 होता है, यही सबसे मुश्किल काम था शायद यहाँ पे, ठीक है, तो टीई का रेडियस क्या हो जाएगा 5/3 इंटू 3.6, 3.63 कट गया 1.2, 1.2 इंटू 5, सर ये तो जानते हैं हम 6 हो जाएगा, तो कितना रेडियस हो जाएगा, तो ये 6 फेम्टोमीटर के बराबर रेडियस हो जाएगा, सही बात अभिषेक, डी ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, कुछ कॉन्फिडेंस बन रहा है, देखिए कि देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन है, मैं लाया हूं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आंसर मत टिक करके देख करके टिक करिएगा, बेईमानी करोगे तो खुद ही दुख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम, रेडियस डबल है भैया, अब सवाल को उल्टे तरह से पूछ लिया है, रेडियस डबल है तो बताओ बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जर्मेनियम में कितने होंगे, ए पूछ रहा है ये, ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ऑप्शन दे दिए 72 73 74 75, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नहीं खेलना है, कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करें, तो सर रेडियस ऑफ जर्मेनियम जो होगा वो R0 इंटू जर्मेनियम का जो भी मास नंबर है उसकी पावर 1/3 होगा, सेम मिलता जुलता सवाल इसी 2024 के शिफ्टों में आया है, ठीक है, वैसे ही रेडियस ऑफ सेलेनियम जो होगा वो भी R0, उसका ए कितना है, उसका 9 की पावर 1/3, सही बात है ना, देखिए
ठीक है, 9 है इसका मास नंबर। फिर से R0 से R0 कैंसिल। अब ये रेडियस क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2:1, ये दे रखा है 2:1, ठीक है ना। ये दे रखा है ना, रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम, ठीक है। तो इस तरफ लाएंगे तो a की पावर 1/3 जो है वो 2 इंटू 9 की पावर 1/3 बन जाएगा। क्या करें, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, क्यूब कर देंगे तो a का वैल्यू क्या बन जाएगा, 8 इंटू 9, ठीक है। 8 9 जब नहीं आता तो पाप की बात है। ये कितना हो गया, 72। तो कितना मास नंबर होना चाहिए जर्मेनियम का, 72। कोई बोले सर मुझे तो पहले से ही याद था, मैंने तो सीधे लगा दिया। ना बाबा, क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से सॉल्व करना है, अपनी मर्जी से आंसर नहीं लगाना है। तो ये बात होगी अगर एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज की, अगर अपन न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करें तो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यूज एंड में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा है। तो न्यूक्लियस के अंदर सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी बैठा है और न्यूट्रॉन भी बैठा है। अब चलो ठीक है, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस है, लेकिन प्रोटॉन का तो कुछ चार्ज है। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सुना है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को तो धक्का दे रहा होगा, चल भाग चल भाग, धक्का दे रहे होंगे चल भाग। तो फिर ये बैठे कैसे यहाँ पे, कौन है इनके बीच में शांति कराने वाला। तो यहां पर इनके बीच में, ठीक है, शांति रखने वाला जो फोर्स है उस फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ज्यादा बहुत जानकारी की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी बातें जानिए। क्या कि इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो हेल्ड कर रहा है बाय स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ये भला मानुस है न्यूक्लियर फोर्स। और इस न्यूक्लियर फोर्स की खास बात क्या है, बहुत फिर बोल रहा हूं छोटी छोटी जानकारी रखिए। शॉर्ट रेंज का फोर्स है, बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स है, मतलब केवल न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। न्यूक्लियस से जैसे ही बाहर आ जाएंगे गायब हो जाएगा, वहां पर ये दिखाई या महसूस नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। इसलिए इसका नाम न्यूक्लियर फोर्स है। एक बहुत ही शॉर्ट रेंज का फोर्स है, फ्यू फेम्टोमीटर्स तक डिस्टेंस तक ही ये लग पाता है, ठीक है। द एक्सिस्टेंट स्मॉल रीजन, जैसे कि मैंने अभी आपको जानकारी दी, कुछ फेम्टोमीटर्स की डिस्टेंस तक लग पाता है। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच का जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ रैपिडली डिक्रीज करता है। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस की साइज बढ़ती जाएगी, न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, तो उनको बांधने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ड्रास्टिकली कम होने लगता है। ये कारण है कि जो बड़े साइज की न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल साइज न्यूक्लियस। इसके बारे में थोड़ी चर्चा आगे फिर आने वाली है, ठीक है, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा हो जाने पे, जो कि 10 फेम्टोमीटर के लगभग बराबर है, ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है, खत्म, लगना बंद हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप यहां पर चर्चा करो, यहां पर आप चर्चा करो कि अगर मेरे पास न्यूक्लियस में देखें तो 3 पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन। सही बात है, 3 तरह के पेयर बनेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स बड़ा ही भला मानुस फोर्स है, ये कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन होते हैं, बिना भेदभाव के सबके बीच में बराबर लगता है। वैसे अगर प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे तो इनके बीच में भी यही फोर्स लग रहा होगा, एक तो न्यूक्लियर फोर्स जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, ये एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होंगे बाय अप्लाइंग कूलम्बिक फोर्स, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा। तो अगर आप चेक करें इन तीनों में सबसे कम नेट फोर्स किस पेयर के बीच में आएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन, क्योंकि वहां इस न्यूक्लियर फोर्स के अलावा भी एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है, विच इज
इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर विच इज नॉट वेरी लार्ज एज कंपेयर टू न्यूक्लियर। होता तो फिर वो प्रोटॉन को धक्का देकर के दूर भेज देता, फिर न्यूक्लियस में प्रोटॉन शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। बट यहां पर प्रोटॉन भी एग्जिस्ट कर रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर दो तरह के फोर्स है। एक न्यूक्लियर फोर्स जो कि शांति बनाने की कोशिश कर रहा है, सबको मिल बांट के रखने की कोशिश कर रहा है, और वो बिना भेदभाव के न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन 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 सबके बीच में बराबर लग रहा है। ठीक बात है? ठीक है। अरे आवाज सुनाई नहीं दे रहा है तो मैसेज कर दीजिएगा चैट में। वैसे ही हम बोल रहे हैं कि तो न्यूक्लियर फोर्स सबके बीच में सेम है, लेकिन अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, नेट फोर्स की बात करें, कहानी में ट्विस्ट है, दो तरह के फोर्स की बात की जा सकती है। नेट फोर्स की बात करें तो किस पेयर ऑफ एलिमेंट्स के बीच, न्यूक्लियेट्स के बीच सबसे कम फोर्स होगा? तो सर यहां दिख रहा है प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर के अलावा एक रिपल्शन भी है। तो सर यहां पर प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो सबसे कम होगा। फिर इसके बाद सर फोर्स आएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच, क्योंकि न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक ही प्रकार का फोर्स पाया जा रहा है, जो कि कौन सा है? न्यूक्लियर। तो ये दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल होनी पड़ेगी। ठीक बात है? सर इस पर भी सवाल बन सकता है क्या? ये देखिए, इस पर आया हुआ क्वेश्चन, इफ द नेट फोर्स बिटवीन, क्वेश्चन में पढ़ लें उसने किसकी बात की है। इफ न्यूक्लियर फोर्स लिख देगा तो सवाल अलग हो जाएगा, नेट फोर्स लिख देगा तो सवाल अलग हो जाएगा। यहां पे वो बात कर रहा है किसकी? नेट फोर्स की। इफ द नेट फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन is denoted by FPP, FNN, FPN respectively। तो बताइए क्या ऑर्डर होना चाहिए? तो कौन सा फोर्स बराबर होगा? तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स बराबर होगा, लगभग भी नहीं, बराबर होगा भाई। और सबसे कम किसके बीच का होगा? प्रोटॉन और प्रोटॉन। तो देखिए इन सब में करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी। इसने तो सिर्फ अनइक्वल बोला है, हम तो ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये सबसे छोटा भी है। क्यों छोटा है समझ में आया? ठीक है मेरे भाई, चलिए बात करते हैं अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियस। अब जब भी किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस बना, किससे बना? तो न्यूक्लियॉन से बना। न्यूक्लियॉन, यहां सब बैठे अपने आराम आराम से, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन। तो जब भी हमने इन सब न्यूक्लियॉन्स को लेकर के न्यूक्लियस बनाया, ठीक है, न्यूक्लियस बनाया मतलब कहीं पर प्रोटॉन बैठे हैं, कहीं न्यूट्रॉन बैठे हैं। ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, इसके रेडियस की, साइज की बात की अभी अपन ने, है ना जी। तो हम बोल रहे हैं कि हमने जब ये न्यूक्लियस बनाया तो इन न्यूक्लियॉन से मिलाकर के बनाया। इन न्यूक्लियॉन से मिलाकर के जब ये न्यूक्लियस बना, बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है? तो न्यूक्लियस बनने की खुशी में कुछ एनर्जी रिलीज हो गई, न्यूक्लियस बनने की खुशी में कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को हमने नाम दिया क्या? उस एनर्जी को हमने नाम दिया बाइंडिंग एनर्जी। अभी डिटेल में समझेंगे क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बचा है और इसी के आसपास लगभग सारे सवाल बनेंगे। अब बाइंडिंग एनर्जी, तो न्यूक्लियस जब बनता है तो न्यूक्लियस बनते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। या फिर अगर मैं इसको एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह सोचूं, तो इसको अगर मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह सोचूं तो ये बोलता हूं आपसे कि जब भी एक न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है,
न्यूक्लियॉन्स को जोड़ा जाता है या न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है। तो तोड़ने के लिए जितनी अतिरिक्त मात्रा में मुझे ऊर्जा देनी पड़ती है, टू मच हिंदी हो गया, कि जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है इस न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, इसमें इसकी कंस्टिट्यूएंट्स में न्यूक्लियॉन्स के बीच, जो कि सब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएं एक दूसरे से ताकि उनकी कोई इंटरेक्शन एनर्जी ना हो, तो इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ती है उस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को दो तरह से समझ सकते हैं, या तो तोड़ने की ऊर्जा या जोड़ने की ऊर्जा, है ना, कि न्यूक्लियस को बनाते वक्त जो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज्ड, कब, इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बनने में जो एनर्जी रिलीज हुई दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड इन ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस, इन दोनों ही एनर्जी को हम क्या नाम दे रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी दे रहे हैं। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन समझ में आ गई। तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ेगी या बनने पे जो एनर्जी मिलेगी, उन दोनों को ही हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बोथ वे इस डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं, ठीक है बात, ठीक है। अब ये एनर्जी रिलीज हुई क्यों, ठीक है। तो देखने को मिला कि जब इस न्यूक्लियस को बनाया, न्यूक्लियस को बनाया तो न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। अब जब न्यूक्लियस को जब हमने बनाया तो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए था, व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस। तो सर इसमें क्या बात है, सर जितने प्रोटॉन डाले, जितने न्यूट्रॉन डाले, सबका मास ऐड कर लो, दैट शुड बी द एक्सपेक्टेड मास, इतना मास होना चाहिए था। सिंपल, आपने चाय बनाते वक्त 2 कप पानी डाला और 2 कप दूध डाला, अच्छी गाढ़ी चाय बनानी है, 2 कप पानी डाला, बराबर दूध डाला, चोरी नहीं करी, तो उसमें मुझे एक्सपेक्टेडली एंड में कितने कप चाय मिलनी चाहिए, 4 कप्स, ठीक है। जितना पानी उतना दूध जोड़ लो। तो वैसे ही यहां से एक्सपेक्ट हम करेंगे कि मास कितना होना चाहिए, तो अगर इसमें Z प्रोटॉन है तो Z इंटू MP, इतना मास तो प्रोटॉन्स के कारण होना चाहिए, और A माइनस Z जो कि बचे हुए क्या है, न्यूट्रॉन्स, इतना मास न्यूट्रॉन्स के कारण होना चाहिए। बट बड़ी एक विचित्र सी बात देखने को मिली। क्या विचित्र सी बात देखने को मिली कि जब ये न्यूक्लियस बन गया, जब चाय बन गई और जब छान करके देखी तो वो तो 3.5 कप ही निकली, 4 कप नहीं निकली। तो वैसे ही जब हमने न्यूक्लियस जब बन गया, उसका मास जब ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंटली जब उसको मेजर किया, देखने को मिला कि ये मास जो है, ये मास जो है इस एक्सपेक्टेड मास से कम है। ये जो ऑब्जर्व्ड मास है, जो कि न्यूक्लियस को तोलने पे मिला, वो एक्सपेक्टेड मास से कम है। मतलब मास क्या हो गया, गायब हो गया। मास कहां गया, मास कहां गया, मास का क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। एक टर्म आया मास डिफेक्ट। कितना मास का डिफेक्ट हो गया, मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से बात करते हैं, ठीक है। मिलने चाहिए थे 100 रुपए, 80 ही मिले, पैसे का झोल झाल हो गया। कितने पैसे का झोल झाल हो गया सर, 20 रुपीज। तो वैसे यहां पर क्या हुआ, कुछ मास का डिफेक्ट हो गया। कितने मास का डिफेक्ट हो गया, तो सर सिंपल सी बात है, कितना मास एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसमें से कितना मास ऑब्जर्व हुआ, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना मास
गायब हो गया। कहां गायब हो गया? तो यहां पर एक हम कह सकते हैं कि मदद मिली आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस से, उस सोच से जो आइंस्टाइन ने बिल्ड कर दी थी एनर्जी मास इक्विवेलेंस। वरना तो इस सवाल का जवाब बड़ा ही बवाल था, मास गया कहां? मास गया कहां? ये न्यूक्लियस जब बना तो किस खुशी में एनर्जी रिलीज हुई, वो खुशी क्या है? तो यहां पर आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट काम आया और हमने समझा कि भैया जब न्यूक्लियस बना था ना तो जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो आई कहां से थी? तो बेसिकली ये जो मास गायब हो गया है ना, ये मास बेसिकली क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर? एनर्जी के अंदर, और फुस हो गया, रिलीज हो गया। तो मतलब हम चाहे तो ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो क्या नाम दे रहे थे? बाइंडिंग एनर्जी। जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उसको क्या नाम दे रहे थे? बाइंडिंग एनर्जी। तो इस बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर। जहां डेल्टा एम तो मास डिफेक्ट हो गया, ठीक है, और सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होगी, इतने मास का डिफेक्ट हो गया। टाइम आप चाहे तो पढ़ सकते हैं बेटा, अगर आप स्टार्टिंग से बैठे हैं तो आप 25 वाले स्टूडेंट हैं तब भी ध्यान देंगे ना तो आपको मेजोरिटी सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं अगर ढंग से पढ़ा जाए तो, ठीक है। और बहुत ही लॉजिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे लॉजिक भी साथ साथ लेते हुए चल जाऊं। तो कितना कितना मास डिफेक्ट हुआ? तो जितना मास एक्सपेक्ट किया था माइनस जितना मास मिला। जो एक्सपेक्ट किए थे और जो मिले उसका फर्क ही तो डिफेक्ट है। और वो जो मास डिफेक्ट हुआ उसके कारण बेसिकली क्या हुआ? एक एनर्जी रिलीज हुई है, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर के रिलीज हो गया है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? वी आर कॉलिंग दैट टू बी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी विद विच न्यूक्लियस आर बाउंड टुगेदर इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। इन ऑर्डर टू फ्री द न्यूक्लियस फ्रॉम बाउंडेड न्यूक्लियस, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी, जो लास्ट स्लाइड में मैंने समझाया आपको। It is observed that mass of the nucleus is always length the mass of the constituents nucleons. This difference is called as mass defect, जो कि हमने यहां पर आपसे चर्चा करी। अब कितनी होती है बाइंडिंग एनर्जी और कैसे निकालें बाइंडिंग एनर्जी? तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली किसके बराबर है? तो बाइंडिंग एनर्जी है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। जितना मास डिफेक्ट हुआ मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर मुझे क्या दे देगा? बाइंडिंग एनर्जी दे देगा। अगर मैं मास डिफेक्ट को केजी में पुट करूंगा, स्पीड ऑफ लाइट को 3 × 10⁸ पुट करूंगा, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है निकल के आ जाएगी काई के अंदर? जूल में। लेकिन ज्यादातर हम जब मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं तो एनर्जी को यूजुअली ले रहे होते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और क्योंकि हम यहां पर जो मास ले रहे हैं वो किसी बड़े ऑब्जेक्ट का ना लेकर के न्यूक्लियस का ले रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ले रहे हैं, तो उनके मासेस तो हम यूजुअली मेजर कर रहे होते हैं काई के अंदर? एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। आई होप आप समझते हैं एएमयू क्या होता है, केमिस्ट्री में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं कि एक एएमयू की एनर्जी कितनी होती है, ठीक है, तो अगर अपन बोले कि हम यूजुअली इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जानकारी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। एक बालक पूछ रहे हैं कि 2025 के लिए बैच कब शुरू होगा? बेटा अभी तो हम वन शॉट देख रहे हैं, बट कोई बात नहीं, जल्दी ही इस पर एक लॉन्ग वीडियो बना करके हम डालने वाले हैं, जिसके अंदर आने वाले बैचेस का अनाउंसमेंट किया जा रहा है, उसके फीचर्स, कैसे मेंटरशिप यूनिक चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी सारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है। बट अभी यहाँ फोकस कीजिए, अभी 25 के बैच में मत घुसिए, अभी इसी लेक्चर पर ध्यान दीजिए, आपको सारी जानकारी इसमें मिलने वाली, ठीक है। हाँ भाई ऋतुराज, ये सेकंड पार्ट है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये उसके आगे की कहानी है। हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, अब हम एटम के अंदर घुस गए हैं। एटम के अंदर बीचों बीच क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर घुस के बात कर रहे हैं आज, ठीक है, और उसी के आसपास की सारी कहानी चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ने की आज्ञा दीजिए तो मैं आगे बढ़ पाऊं। तो भाई हमने बोला भाई कितना मास डिफेक्ट होगा, तो हमने बोला कि एक्सपेक्टेड मास कितना होगा, तो एक्सपेक्टेड मास कुछ ये होगा,
Z प्रोटॉन्स हैं तो Z इंटू MP, ठीक है, A माइनस जेड न्यूट्रॉन्स हैं तो हम बोल सकते हैं A माइनस जेड Mn, और ये क्या है MZA, तो ये बेसिकली क्या है मास ऑफ बाउंडेड न्यूक्लियस जो कि हमने मेजर किया बाद में, ठीक है, जो कि हमने बाद में मेजर किया, ठीक है। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, मास डिफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारी बातचीत हो गई इसके ऊपर। जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर हम एक AMU की एनर्जी कैलकुलेट करें लगभग कितनी होगी, तो एक AMU की एनर्जी कितनी होगी, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करना पड़ेगा। डेल्टा एम निकालेंगे तो हम बोल सकते हैं ये तो हो गया स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, ये हो गया एक AMU की वैल्यू केजी के अंदर, ठीक है, एक AMU की वैल्यू केजी के अंदर। अगर जूल में निकालना होता तो ये जो न्यूमरेटर में लिखा है ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन हम तो निकालना चाह रहे हैं किसके अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, जूल में जितना है उसको डिवाइड करेंगे एक जूल का जो इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उससे, तो कन्वर्ट करते हैं तो ये किसके बराबर बन जाता है, ये 931 इंटू 10 की पावर 6। हमें तो ये याद रखना है 931। वैसे तो ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है लगभग, बट ठीक है चलेगा इतना भी, ठीक है। तो ये लगभग एक AMU जब एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कितना बन जा रहा है, तो एक AMU बन जा रहा है 931.5 या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों में से क्या चुनेंगे, क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा तो वो चुनेंगे, नहीं तो आपको मेरी तरफ से सुविधा है, दोनों में से कुछ भी चुन लीजिए, अप्रोक्सीमेटली सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहां से हम बोल सकते हैं, मतलब हम बाइंडिंग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, तो हम बाइंडिंग एनर्जी को डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। ये लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है कि हमें ये जो डेल्टा एम पुट करना है काय में पुट करना है, AMU में पुट करना है, काय में पुट करना है, AMU में पुट करना है। अगर हम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर पुट कर रहे हैं, तो ये डेल्टा एम काय में पुट करना है, KG में पुट करना है, और ये निकल के आने वाला है काय में, जूल में। बट यूजुअली जैसा कि मैंने बोला हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलते हैं, तो हम ये बाइंडिंग एनर्जी को के अंदर जो डेल्टा है ना बाबू, इसको हम AMU में पुट कर देंगे, तो ये डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगी बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली हम बोल सकते हैं वो एनर्जी जबकि न्यूक्लियस बना तो रिलीज हुई, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं। या हम बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए, वो एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी। थोड़ी सी चर्चा और इस बात की करके फिर हम इस पर और बातचीत करेंगे, ठीक है, सवाल जवाब करेंगे। आइए देखिए सुनिए, हमारा एक न्यूक्लियस है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लेते हैं 250, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ कारनामा हुआ, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, और इसने क्या किया, खटाक से गामा फोटोन मतलब एक एनर्जी का पैकेट रिलीज कर दिया, ठीक है। कितनी एनर्जी का पैकेट रिलीज कर दिया, मान लेते हैं इसने 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक बड़ा सा बड़ा पैकेट रिलीज कर दिया। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ ये पैकेट रिलीज कर देने के बाद इस न्यूक्लियस की नई बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। तो नई बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी भाई, 250 और 40 को रिलीज कर दिया तो 250 माइनस 40, तो नई बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, तो नई बाइंडिंग एनर्जी 250 माइनस 40, सर 250 था 40 चला गया, सर 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा क्या आंसर, हाँ मना कर रही है मैडम, आप क्या कहते हैं, क्या 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अगर आप भी कहते नहीं तो आप समझदार हैं, क्योंकि आप ये गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी समझिए एक तरह से आप बड़ा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, आपके पास वैसे पैसे नहीं थे और आपको करनी थी पार्टी, दोस्तों को दिखाने के लिए हमने को करनी थी पार्टी, तो हमने कैसे करी पार्टी, तो हमने ले लिया किसी से उधार,
कोई ना कोई अच्छा दोस्त तो होता ही है ना पैसे वाला, तो उससे बोला ले भाई पैसे दे दे, तो उससे लिए 200 रुपए और कर दी पार्टी। अब 200 रुपए लेकर के जब पार्टी करी तो मजा तो बड़ा है, लेकिन कर्जा हो गया। कितना कर्जा हो गया? तो 200 रुपए का कर्जा हो गया। ठीक है, 200 रुपए का कर्जा हो गया सर। वो है आपकी बाइंडिंग एनर्जी। बंद गए हो आप, आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो वैसे ही न्यूक्लियस के पास वैसे तो कोई एनर्जी नहीं थी, बट जब न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियॉन्स पास आए तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो वो एक तरह से उसके ऊपर कर्जा हो गया मास डिफेक्ट का। मास का कर्जा चुकाना पड़ेगा, तूने मास को एनर्जी में कन्वर्ट करके उड़ा दिया है, अगर वापस से उसको तोड़ना है तो उतना ही मास यानी कि उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी टूटेगा वो, वरना वो नहीं टूट सकता। वो बाइंडेड सिस्टम हो गया है, मतलब उसकी एनर्जी नेगेटिव है। पहले जीरो थी, उसमें से और एनर्जी रिलीज करती तो नेगेटिव एनर्जी होगी। तो अगर हम बोल रहे हैं कि आपके पास पहले ही 200 रुपए कर्जा था, फिर एक छोटी पार्टी आई, हमने कहा करनी पड़ेगी, अब आपने 40 रुपए और खर्च कर दिए, वो 40 रुपए कहां से लाए? फिर कर्जा लिया, तो अब आपके ऊपर टोटल टोटल कितना कर्जा हो गया? 200 माइनस 40 है 200 प्लस 40, 200 प्लस 40। कॉमन सेंस है ये तो, है भर भर के भरा है आपके अंदर तो कॉमन सेंस, कूट कूट के। तो वैसे यहां पर भी न्यूक्लियस के ऊपर पहले ही एक कर्जा था 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में, और इसने एक फोटोन और एमिट करके क्या कर दिया? और कर्जा कर लिया अपने ऊपर। कितना और कर लिया? 40, क्योंकि एनर्जी दे दी इसने, इसने एब्जॉर्ब नहीं किया, एमिट किया है। यही अगर ये फोटोन एब्जॉर्ब हुआ होता, मतलब आपके पास 200 रुपए का कर्जा था, कहीं से 40 रुपए पड़े हुए मिल गए, तो उसको चुका के खर्च नहीं करेंगे, चुका करके अपना कर्जा कम कर लेंगे। सिमिलर वे यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसने 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन अगर एमिट कर दिया, तो नई बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो 250 प्लस 40 यानी कि 290 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। बोलो मेरे चुन्नू टुन्नू, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सबको बात समझ में आ जाती है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी का कुछ हिसाब किताब। फिर से समझ लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर करके निकालेंगे, या डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके निकालेंगे। अगर जूल में चाहिए तो इस तरह से निकाल लीजिएगा, मास को एएमयू में पुट करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और टर्म दिख रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसकी भी मैं चर्चा करना आपसे चाहता हूं। देखिए हम बोल रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियस है ए, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है लेट सपोज 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूक्लियस है बी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है लेट सपोज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो साफ दिख रहा है कि भाई किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है? बी की। तो किस पे कर्जा ज्यादा है? बी पे। आगे जाके आप समझेंगे कि अगर आप जॉब करने लग जाएं और नौकरी में मन नहीं लग रहा हो तो क्या करो, लोन ले लो, कर्जा ले लो, अपने आप नौकरी करने का मन करने लगेगा। क्यों? कर्जा चुकाना है भाई। इन सेम वे यहां पर भी इन दोनों न्यूक्लियस में देखें तो कौन सा न्यूक्लियस, मतलब दो एम्प्लॉय ले लें, दोनों की जॉब है, ठीक है, एक मन का मालिक फ्री आदमी, एक बहुत कर्जे वाला, तो कौन नौकरी में ज्यादा स्टेबल काम करेगा? जो फ्री है, जिस पे कर्जा है, जिस पे कर्जा है वो टिक के काम करेगा, कर्जा चुकाना है। फ्री वाला आदमी आज मन नहीं है, नहीं जाऊंगा, अरे बॉस चिक चिक करता है, नहीं मानूंगा। बट जिस पर कर्जा है वो तो टिक के काम करेगा, अरे भैया नहीं पैसे चुकाने, बॉस ने निकाल दिया तो लात पड़ गई तो क्या होगा। तो वैसे यहां पर हम एक फैक्टर की बात करते हैं, वो होती है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अगर मैं यहां पर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात करना चाहता हूं तो कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा? तो देखने में सिंपल सी रिलेट करके पता लग रहा है कि सर यहां पर बी की बाइंडिंग एनर्जी अगर ए की बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है, मतलब बी पे कर्जा ज्यादा है, मतलब बी की स्टेबिलिटी ए की स्टेबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। लेकिन यह है असत्य सी बात, अधूरी सी बात।
कारण क्या है समझिए, ये ए ना होकर के एक परिवार है, तो सोचिए ये फैमिली है, इस फैमिली में बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, अकेला मत समझिए इसको। ऐसे इस बी में भी बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। मान लीजिए इसके परिवार के सदस्य क्या है, न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब भागीदारी करते हैं। अब मैं बोलता हूं कि एक परिवार है, एक फैमिली, जिसमें 2 लोग कमाने वाले, इस परिवार पर 10 लाख का कर्जा है। एक दूसरा परिवार जिसमें 5 लोग कमाने वाले, ठीक है ना, कहते हैं ना लठेत, 5 लठेत हैं, 5 लोग हैं जो कि घर का बोझ संभालने के लिए तैयार है। इस परिवार पर 20 लाख का कर्जा है। तो किस पे कर्जा ज्यादा है, तो देखने में दिख रहा है भैया इस पर, ये परिवार ए, ये परिवार बी, तो परिवार बी पे कर्जा ज्यादा है। तो किस पे बोझ ज्यादा है, कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, देख के तो लग रहा है सर इस पे कर्जा ज्यादा है, इन लोगों को ज्यादा काम करना चाहिए, ज्यादा मन लगा के काम करना चाहिए, कर्जा ज्यादा है। बट आप समझिए वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है परिवार में, सब मिल बांट के, एक आइडियल फैमिली, जो भी परिवार पे आपदा है अपन मिल करके संभालेंगे, ये नहीं कि तूने गलती करी तू संभाल। न्यूक्लियस इज लाइक आइडियल फैमिली, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि अगर 5 लोग हैं तो पांचों बोलेंगे कि हम मिल बांट करके चुकाएंगे इस कर्जे को। 5 मिल बांट के चुकाएंगे तो एक पर कर्जा कितना आया, तो पर पर्सन अगर आप देखोगे तो यहां पर कर्जा कितना आया, 4 लाख, और यहां पर देखोगे पर पर्सन कर्जा कितना आया, 5 लाख। ओवरऑल देखा जाए तो पर पर्सन कर्जा किस पे ज्यादा है, ए वाली फैमिली पे कि बी वाली फैमिली पे, ए वाली फैमिली पे। तो कौन ज्यादा लोड एक्सपीरियंस करेगा, ए फैमिली का मेंबर कि बी फैमिली का मेंबर। ए फैमिली का मेंबर, किसको मुक्त करना ज्यादा आसान है, ए फैमिली के मेंबर को कि बी फैमिली के मेंबर को, बी फैमिली के मेंबर को। तो इसीलिए स्टेबिलिटी ओवरऑल न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी देख करके डिसाइड नहीं की जाती है, ठीक है। ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। दिस इज रॉन्ग। स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं किससे, बाइंडिंग एनर्जी ना देख करके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देख करके। न्यूक्लियस के परिवार में कितने सदस्य, जितने न्यूक्लियन। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी हम बोलते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ना कि बाइंडिंग एनर्जी। तो कहने का मतलब अगर ए और बी में, ठीक है, अगर ए की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, या हाँ ए की बाइंडिंग एनर्जी बी से ज्यादा है, लेकिन ए की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी से कम है, तो देखा जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए या बी। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, तो यहां पर बी जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे के पार्ट के अंदर, कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी से नहीं डिसाइड कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से डिसाइड कर रहे हैं। क्या ये पूरा डिस्कशन समझ में आया, ठीक है। क्यों बाइंडिंग एनर्जी ना देख करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखना चाहिए, ये भी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। अब तो इसलिए हम बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालने की जगह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालिए, पर न्यूक्लियन निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मास नंबर से डिवाइड कर देंगे जो भी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है उसको, ठीक है। अब हम जब भी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
ज्यादा होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक ग्राफ बिल्ड करते हैं जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ। हर एलिमेंट को लिया और हर एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ बना के हमने देखा। तो देखने को मिला वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का आ रहा है। ठीक है, यहां पर हीलियम आ गया, यहां बेरिलियम आ गया, यहां कार्बन आ गया, यहां ऑक्सीजन आ गया, कुछ बीच में एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी वाले कुछ कुछ एलिमेंट्स हुए। उसके अलावा ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था एंड इट अचीव्स अ पीक ऑफ 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, यानी कि मास नंबर हमने ग्राफ प्लॉट किया। देखने को मिला कि यहां पर पीक आ रहा है किसके ऊपर, किसके लिए पीक है, लगभग ये पीक आता है किसके लिए, आयरन के लिए। ठीक है, Fe56 ये होता है 26 Fe56, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है जो कि लगभग 60 के आसपास आ रही है। का मास नंबर लगभग 60 के आसपास, 56 लिखना चाहिए वैसे तो इसके आसपास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है। तो एक सवाल कि अगर हम देखें नेचर के अंदर तो सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन एग्जिस्ट करता है, तो दैट इज आयरन। ये कारण है कि नेचर में सबसे अबंडेंट एलिमेंट में से एक कौन है, आयरन, क्योंकि वो सबसे स्टेबल न्यूक्लियर हम या न्यूक्लियस है। अब दूसरी चीज यहां पर क्या देखने को मिल रही है कि बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है मास नंबर पे, ये वापस से कम होने लग गई, ये वापस से कम होने लग गई। एंड एक पर्टिकुलर मास नंबर है 80, उसके बाद तो ये काफी तेजी से कम होने लग गई। ठीक है, काफी तेजी से कम होने लग गई। और यहां से कुछ बातें निकल करके आ कि हर एलिमेंट क्या चाहता है, हर इंसान क्या चाहता है लाइफ में, स्टेबिलिटी। तो वैसे ही हर न्यूक्लियस भी क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। तो यहां पर चर्चा देखी जाती है दो तरह की, कि यहां पर दो चीजें हो सकती हैं कि दो छोटे साइज के न्यूक्लियस इनकी साइज बहुत छोटी है, इसके कारण क्या हो रहा है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, मतलब इनकी स्टेबिलिटी कम है। तो ये क्या करते हैं, ये मान लेते हैं मिलकर के एक बड़े साइज का न्यूक्लियस बना लेते हैं कि यहां पर एक एक्स है एक वाई है, और एक्स और वाई ने मिलकर के क्या किया, जेड बना दिया। और इस प्रोसेस में क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक जो अपने आप होना चाहती है, एंडोथर्मिक जिनको मजबूरी में करना पड़ता है, धक्का दे करके जबरदस्ती करते हैं। तो इसके साथ कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम नाम देते हैं क्यू वैल्यू, दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड। और ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बच्चा, कौन सी रिएक्शन कहेंगे, तो दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दो चीजें मिलकर के एक एलिमेंट बन गया, दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दूसरी पॉसिबल रिएक्शन क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सर, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दो स्मॉल साइज के न्यूक्लियस की जगह, दो स्मॉल साइज की न्यूक्लियस की जगह देखने को मिल रहा है कि आगे जाने पर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी घट रही है। तो एक बहुत बड़ी साइज के न्यूक्लियस ने ब्रेक होकर के क्या किया, तो मिड साइज के न्यूक्लियस बना दिए, जिससे कि अगेन स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। अल्टीमेटली हर चीज मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है। तो इसने क्या किया, दो बी और सी, दो मिड साइज न्यूक्लियस में टूट गया। यूरेनियम 235 238 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव मतलब अपने आप से डिके करके स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी साइज बहुत ज्यादा है। तो उनका साइज बहुत बड़ा होने के कारण उनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। साइज बड़े होने से स्टेबिलिटी कम क्यों रही, क्योंकि
साइज बढ़ जाने पे क्या चीज कम हो जाता है? न्यूक्लियर फोर्स, मैंने समझाया था, तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई। इस न्यूट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, इस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी बढ़ गई, तो वो न्यूक्लियर फोर्स लगातार कम होता जा रहा है, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, उतनी बात जितनी काम की है, बातें बहुत सारी है यहाँ पे। ठीक है, N/Z रेशियो और वो सब, बट वो सब हमें इतनी जरूरत नहीं है। तो दूसरी पॉसिबल रिएक्शन क्या है? एक एलिमेंट ए ब्रेक कर गया किसके अंदर? बी और सी के अंदर, और इस प्रोसेस में भी क्या हुई? कुछ एनर्जी रिलीज हुई, जिसको हम अगेन क्या कह रहे हैं? क्यू वैल्यू। ठीक है, और अगेन इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? दिस इज न्यूक्लियर फिजन, द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिजन एंड फ्यूजन। कि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, ज्यादा स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने की न्यूक्लियस कोशिश करता है। तो बहुत छोटे न्यूक्लियस भी स्टेबल नहीं है और बहुत बड़े न्यूक्लियस भी स्टेबल नहीं। इस तरफ की जोन में बहुत काम किया मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के अंदर, और इस तरफ के जोन में उनकी बेटी और उनके दामाद ने बहुत काम किया, जिसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। स्मॉल साइज की न्यूक्लियस को मिला करके एक बड़े साइज का न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, हाइड्रोजन को मिलाकर के हीलियम बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, जिस पर हमारे एटॉमिक बॉम्ब्स काम करते हैं। ठीक है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब, एक एटॉमिक बॉम्ब, यूरेनियम को यूरेनियम 238 में कन्वर्ट करके अनस्टेबल, मोर अनस्टेबल बना करके एक बॉम्ब की तरह उसको यूज करते हैं। या उस एनर्जी को हम अगर हार्नेस कर पाए तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर में, एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन में भी उसको यूज करते हैं। ठीक है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गई सारी बातचीत? सिंपल सा है डिस्कशन, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है समझा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये समझा। फिर हमने समझा फ्यूजन और फिजन रिएक्शन कब और क्यों कैसे होंगी, और इस ग्राफ से रिलेटेड और क्या बात कर सकते हैं। तो इस ग्राफ से रिलेटेड हम ये बात कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हमने ग्राफ देखा, इंक्रीजेज ऑन एवरेज एंड रीचेज अ मैक्सिमम फॉर अबाउट 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे एलिमेंट्स के लिए जिनका मास नंबर 50 से 80 के बीच में है, इनको बोलते हैं मिड साइज न्यूक्लियर। तो मिड साइज न्यूक्लियर सबसे स्टेबल होते हैं, स्मॉल साइज भी स्टेबल नहीं है, लार्ज साइज भी स्टेबल नहीं है। फॉर हैवी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज स्लोली। इन सब पे असर्शन रीजन बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। एज ए इंक्रीजेस, for heaviest natural element uranium 238 it drops to about 7.5 mega electron volt. ठीक है, for above observation it follows that nucleus in the region of atomic number 5 to 80 are most stable. इस पर जे एडवांस तक में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो जब एडवांस की बात करेंगे तब वाला क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। असर्शन पे सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन से न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर हो गई सारी बातचीत? ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज हुई, इस एनर्जी को हमने नाम दिया क्या? क्यू वैल्यू। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अगेन ये एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ी सी बात इस पे करनी पड़ेगी। अगर बात कर लें कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्यू वैल्यू क्या होती है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन की? तो क्यू वैल्यू वो एनर्जी जो कि रिलीज हुई। अब ये एनर्जी आई कहां से? तो आई कहां से? तो सर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो कन्वर्ट तो मास ही एनर्जी में हो रहा है। तो अगर जब रिएक्शन हुई तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो ऑब्वियसली किसका मास ज्यादा होना चाहिए? रिएक्टेंट की प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट का, तभी तो प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर हम क्यू वैल्यू को बेसिकली लिख सकते हैं, अगेन इट इज बेसिकली डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर की न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास डिफेक्ट हुआ इंटू सी स्क्वायर। अब डेल्टा एम किसके बराबर होगा? तो ये बन जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो क्यू वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला क्या हो गया? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर के बराबर जो होती है वो क्यू वैल्यू होती है। सिंपल सी बात, समझ में आ जाती है बात। अगर इसी क्यू वैल्यू को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो जितनी भी स्पॉन्टेनियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो लीस्ट स्टेबिलिटी की तरफ जाती है या मोर स्टेबिलिटी की तरफ? मोर स्टेबिलिटी की तरफ।
मतलब अगर हम देखें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट? सर प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए, इसमें क्या बात कर दी आपने? तो अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी? सर जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा। तो वैसे अगर अपन देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो सर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम यहां से इस Q वैल्यू को बाइंडिंग एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि Q वैल्यू किसके बराबर है, दैट इज डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। किसकी बाइंडिंग एनर्जी? प्रोडक्ट की माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं जिनको अभी अपन कुछ देखेंगे भी सही। तो Q वैल्यू क्या हुई? वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज हुई। ठीक है वरना इसमें कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर से निकाल सकते हैं। मास डिफेक्ट हुआ किसके कारण? स्टेबिलिटी अचीव करने के कारण कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। या फिर Q वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? तो Q वैल्यू को लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में कौन ज्यादा स्टेबल है? प्रोडक्ट। किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है? प्रोडक्ट की। ठीक है, यहां तक सारी बात समझ में आ गई? अगर यहां तक सारी बात समझ में आ गई तो लगभग इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट हमने बात कर लिया है वन गो में। ठीक है, आइए 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 कुछ क्वेश्चन करते जाइए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या दे रखा है, पढ़िए सवाल फटाफट। तब तक मैं लेता हूं 10 सेकंड का एक पावर ब्रेक। क्या दे रखा है सवाल में मेरे मुन्ना? कि यहां पर एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मास नंबर के साथ ग्राफ प्लॉट कर रखा है, ग्राफ प्लॉट कर रखा है, और इस ग्राफ में क्या पूछा हुआ है? इस ग्राफ में क्या दे रखा है? देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियर इज गिवन, is shown in the figure. A, B, C, D are four nuclei indicating on the curve the process that would release energy. एनर्जी कब रिलीज होगी? जब कम स्टेबल प्रोडक्ट रिएक्टेंट मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाए, तो C से 2D बन जाए। ये तो लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, नहीं हो सकता भैया, गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। A से C और D बन रहा है, तो C तो D, लेकिन D की स्टेबिलिटी तो कम है, ये भी पॉसिबल नहीं है। A से 2C बन रहा है, हाँ इसमें तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। B से C प्लस D बन रहा है, एक तो ज्यादा स्टेबल लेकिन एक कम स्टेबल, पॉसिबल फिर नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया वो क्या हो गया? इट इज दी सी ऑप्शन। अगला सवाल, किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है? देखते टिक करने का सवाल है। आयरन की होती है सर, क्या बता रहे हो, ये सबको पता है हमें, आयरन की सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ बाबा, if M, A, Z, MP, Mn denote the masses of nucleus, proton and neutron respectively, then binding energy represents binding, B represent binding energy, तो binding energy क्या होगी? ठीक है, या इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी मास ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बीच में क्या होगा? तो कौन सा रिलेशन सही होगा? तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होगी? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या होगा? एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास इंटू सी स्क्वायर, है कि नहीं?
ऑब्जर्व्ड मास को तो MAZ कह रहे हैं और एक्सपेक्टेड मास को ZMP प्लस A-Z MN कह रहे हैं इंटू C², ये बाइंडिंग एनर्जी है। अब मैच करिए, इससे कौन सा ऑप्शन मैच कर जा रहा है? सी ऑप्शन मैच कर जा रहा है, सी आंसर हो जाना चाहिए। प्रसन्ना कह रहे हैं कि उनकी 99 परसेंटाइल है फिजिक्स में, विच इज वेरी गुड बडी। 94 परसेंटाइल रह गई है आपकी ओवरऑल, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा ट्रेजिक हो गया है। देखिए किस सब्जेक्ट के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम उसके बाद बोल रहे हैं जो ज्यादा सभी स्टूडेंट इस वक्त फेस कर रहे होंगे, सर मैंने बोर्ड की तैयारी के दौरान जी के हाथ भी नहीं लगाया, तो अब बड़ा डर सा लग रहा है, कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कैसे इन बचे हुए 20 डेज में बाउंस बैक करूं समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों आप ही के लिए पिनाका सीरीज चालू की हमने, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे सीरीज को पकड़ो और इसके सारे सारे चालू हो जाओ। ठीक है, सिंपल सिंपल हर चैप्टर उठाओ, उसके फॉर्मूलाज देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं है, ब्रशअप नहीं है ठीक से, तो आपके लिए सीरीज में हम कंसेप्ट भी डिस्कस करें, वो कंसेप्ट कर लो। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो ही रही है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते चले जाओ। ठीक है, खुद से भी करना है तो ज्यादा फैंसी चीजें मत करिए, ये भी कर लूं वो भी कर लूं सब कुछ कर लूं, नहीं, एक सोर्स उठाइए उसको पूरा कीजिए। वो सोर्स क्या है? PYQs। ठीक है, PYQs उठाइए, किसी भी एक ईयर के PYQ उठाइए, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के या 24 के फर्स्ट शिफ्ट के, और सारे क्वेश्चन कर लीजिए। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मोमेंटम जब भी ब्रेक होता है तो वापस बनने में टाइम लगता है, तो दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स कमिटमेंट, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स योर पेशेंस एंड मोर इंपॉर्टेंटली सेल्फ बिलीफ कि मैं वापस बाउंस कर सकता हूं। तो सेल्फ बिलीव रखते हुए करना है। ठीक है, राइट पुचका, नो प्रॉब्लम। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया? तो करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियन इनसाइड द एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट। अगर आप यूनिट्स देखोगे ना तो उसी से समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन यानी कि 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होना चाहिए। इट शुड बी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना 8 अर्ग, ना 8 जूल, क्योंकि तो बहुत ही कम है। 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर पर न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब इसमें जानबूझ के थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट डाला है। क्या दे रखा है? इस पर पहले जेई बहुत क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, अभी 20 से हटा है। A nucleus of polonium 210 originally at rest emits a alpha particle with speed v, recoil speed of the daughter nuclei will be। तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4, और इसी के साथ एक डॉटर न्यूक्लिया बना है। तो ये किस स्पीड से जा रहा होगा? ठीक है, ये किस स्पीड से जा रहा होगा? अगर अल्फा पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है तो आप समझो ये क्वेश्चन बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स का है ही नहीं। ये क्वेश्चन किसका है? मोमेंटम कंजर्वेशन। कि न्यूक्लियर इस रिएक्शन के अंदर कोई एक्सटर्नल इंपैक्ट नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। इनिशियली जो पेरेंट न्यूक्लियर था उसका मोमेंटम 0 था, फाइनली क्या होना चाहिए? डॉटर न्यूक्लियर का मास क्या बन जाएगा? 200 - 4, 206 इंटू वी डैश -4 इंटू वी। सॉल्व करो, वी डैश की वैल्यू 4v/206। आप देखो ऑप्शन वाले ने इसको फर्दर सॉल्व करने की मेहनत भी नहीं करवाई है, ये ऑप्शन आपके सामने।
तो ये ध्यान रखिएगा, देखने में न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है बट ये सिंपल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का क्वेश्चन। अब हमने जो भी बात की वापस देख लीजिए, न्यूक्लियर रिएक्शन की हम बात कर रहे थे कि ब्रेकिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स। ठीक है, इसको हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, इसको हम न्यूक्लियर फिजन कह रहे हैं। यूरेनियम 235 वैसे तो अनस्टेबल है बट इसको और अनस्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, उस पर एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करते हैं और जिसके कारण ये और अनस्टेबल हो जाता है और यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होकर के बेसिकली क्या होता है, ये कुछ रिएक्टेंट्स यील्ड करता है। रिएक्टेंट्स कई तरह के प्रोडक्ट यहां पर बनते हैं बट सब प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली दो चीजें खास बात है क्या, कि एक न्यूट्रॉन जब आता है तो 3 आउटगोइंग न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और इसके साथ लगभग जो एनर्जी रिलीज होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एक न्यूक्लियर फिजन के अंदर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एंड देयर आर सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म। सिंपली दूसरी न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमने बात की, सबसे सिंपल, कि 2 हाइड्रोजन के एटम्स को लेते हैं और साथ में फ्यूज कराते हैं। इसको फ्यूज कराने के लिए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी करनी पड़ती है, मतलब इसको बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे किया जाता है, लगभग सन के बराबर, सन के कोर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है तो 10⁻7 केल्विन का टेम्परेचर होता है वहां पे लगभग। तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो ये फ्यूज करके एक हीलियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं और लगभग यहाँ पर 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। तो लोगों को एक बड़ा वैसी बात रहती है कि सर फिजन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई और यहां पर तो केवल 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, तो किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, फिजन में कि फ्यूजन में? तो देखा जाए तो फिजन में ज्यादा हो रही है फ्यूजन की कंपैरेटिवली, पर यहां पर आप पर न्यूक्लियन एनर्जी कैलकुलेट कीजिए। यहां 4 न्यूक्लियन मिलकर के इतने एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 5 पॉइंट कुछ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो 235 प्लस एक 236 न्यूक्लियन मिलकर के 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम आने वाली। तो पर न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट कौन हो गया, तो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक्टिविटी तो हमारे सिलेबस से हट गया तो इसकी हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया जो नीट 2022 में पूछा गया है कि ना न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट एक्स इज, एक्स क्या होगा। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है कि Na सोडियम है, सोडियम डिसइंटीग्रेट होकर के एक्स बना, साथ में एक पॉजिट्रॉन निकला, पॉजिट्रॉन के साथ एक एलिमेंट निकला जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं यूजुअली, इसको हम मानते हैं ताकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहे। ठीक है, तो एक्स की का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो इट शुड बी विच ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, दिस इज, इसको आप ऐसे लिखिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिट्रॉन कह दीजिए। अब बोलिए, तो मास नंबर क्या हो जाना चाहिए? ठीक है, 22 ही रहना, सॉरी यहाँ पे 0 लिखना चाहिए ना। ठीक है, तो मास नंबर जो है वो तो क्या रहना चाहिए, 22 ही रहना चाहिए और एटॉमिक नंबर कम हो जाना चाहिए किससे, 1 से। ठीक है, ये बेसिकली कब होता होगा, जब एक एक जो प्रोटॉन है वो ब्रेक करता है एक न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में, कि जो अंदर की रिएक्शन है वो ये रही होगी। ठीक है, इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, साथ में जब भी न्यूट्रॉन निकलता है तो न्यूट्रिनो निकलता है।
हालांकि अब ये हमारे उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखा जाए तो प्रोडक्ट कौन सा बनना चाहिए, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रोटॉन का मास दे रखा है एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बताओ अभिषेक। हाँ प्रसन्ना, मनोज, बाकी लोग। जो भी सॉल्व कर रहे हैं, पेन चला रहे हो, जरा ऑप्शंस को तो देखो। कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन जरूरत क्या है, जो एनर्जी आने वाली है बाइंडिंग एनर्जी, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने वाली है। कौन सा ऑप्शन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, पी तो हो ही नहीं सकता, एएमयू में थोड़ा एनर्जी होती है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। काहे सॉल्व कर रहे हो भाई, काहे सॉल्व कर रहे हो, बुद्धि लगाओ। पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि काम नहीं करती है, वो है कॉमन सेंस। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि वो जरूर चेक करे कि कौन कॉमन सेंस लगा रहा है अपना। ठीक है, चलिए लास्ट लास्ट के 5 मिनट फटाक से 2-3 सवाल कर डालते हैं। पहला सवाल फिर से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे ट्रिक चलेगी कि नहीं चलेगी, यहाँ तो सारे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिख रहे हैं। चलिए, a nucleus with mass number 240 breaks into fragments each of mass number 120. The binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 while that of fragmented is 8.5. The total gain in binding energy in the processes. कितनी टोटल बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, बिल्कुल। तो करते हैं आज का आखिरी सवाल, ये 2 सवाल कर लेते हैं, चलो ये और इसके बाद का सवाल। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस, कितनी एनर्जी इक्विवेलेंट है इसकी, नीट 2020 में पहुंचा हुआ क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी इक्विवेलेंट निकालना मतलब क्या लिखना है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कर देना है। एम का वैल्यू कितना दिया है 0.5 डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 क्यों किया, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सी स्क्वायर मतलब 9 इंटू 10 की पावर 16, सी स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कट जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 12, 9 5 45 टू 10 की पावर 12। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 45 तो किसी में भी नहीं दिख रहा है, तो उसको लिख लो 4.5 इंटू 10 की पावर 13 जूल। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया, डन, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन और देख लो और समाप्त करते हैं इस सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ फिजिक्स। हाँ भाई, क्या दे रखा है मेरे मुन्ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑफ लिथियम एंड हीलियम दे रखी है 5.6 एंड 7 रेस्पेक्टिवली इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन। ये जो Q वैल्यू है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी एनर्जी रिलीज्ड। तो थोड़ी देर पहले सिखाया था Q वैल्यू क्या होती है, तो यहां पर चेक कीजिए आपको क्या दे रखे हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में मासेस दे रखे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या दे रखा है आपको दोस्तों। तो आपको इनकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, तो Q वैल्यू क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, हीलियम, प्रोडक्ट कौन है, हीलियम, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 7.06 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कौन है भाई
लिथियम, लिथियम की क्या दे रखी है 5.6, 5.6, ठीक है। अच्छा ये ध्यान दीजिए, ये पर न्यूक्लियन ऊर्जा दी हुई है, तो पर न्यूक्लियन दी हुई है तो इसमें थोड़ा और परिवर्तन करना पड़ेगा। 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन 1 4 इंटू 7.06 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वो क्या हो जाएगी 7 मल्टीप्लाइड बाय 5.06। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सॉल्व करने पर ये लगभग 17.28 यानी कि लगभग 17.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा। इनमें भी आप देखें ना, अगर ऑप्शन तुक्का मारना तो डी तो वैसे ही नहीं मारना जीवन में कभी। माइनस में दे दी बाइंडिंग एनर्जी, माइनस का मतलब क्या है, तो वैसे ही नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज का लाइव खत्म, और यही हमारा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट कंप्लीट हो गया है। हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा मॉडर्न फिजिक्स, जैसे कि आपको वादा किया है, हर वीक एक यूनिट 11th एक यूनिट 12th का लेकर के चलेंगे। तो मेरे भाई मुन्ना, कल हम सेंटर ऑफ मास और कोलिजन यूनिट लेकर के स्टार्ट करेंगे, और 2 लेक्चर में कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की। फिर नेक्स्ट वीक से फिर एक 12th का यूनिट, जो कि मैं सोच रहा हूँ EMI/AC मैकेनिज्म ले लूँ। में अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता दीजिएगा। और फिर उसके साथ एक 11th का यूनिट ले लूँ सेंटर ऑफ मास के साथ, या तो हम रोटेशनल ले लेंगे या NLM सर्कुलर ले लेंगे या वर्क पर एनर्जी ले लेंगे। आपकी इनमें कोई राय हो, अपना कोई इनपुट देना चाहते हो तो अपनी तरफ से बता सकते हैं, नहीं तो हम वो करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। तो इसी बात के साथ मैं APJ सर करता हूँ आप सबको सलाम, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।